हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आपका बहुत ही कम टाइम बचा है, इसलिए आप लोग सभी अच्छे से तैयारी कर लें। आप लोग एग्ज़ाम से पहले पहले तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs लेके आई हूँ EVS के। देखिए, इस चैनल पर सभी आपके 5 सब्जेक्ट हैं और आपके जो सोशल साइंस में उसमें 4 सब्जेक्ट हैं, तो सभी के PYQs इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। अभी आपके पेपर फर्स्ट के PYQs सभी कराए जा रहे हैं और ठीक इस पर पेपर सेकेंड के भी सभी PYQs कराए जाएंगे बहुत ही जल्दी। तो इससे पहले मैंने 8 क्लासेस आपकी जो EVS की थी वो सभी करा दी हैं और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 लेकर आई हूँ। इसमें मैं 30 PYQs कराऊंगी। तो आप लोग अगर सभी PYQs आपने अच्छे से कर लिए तो आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी वो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और एक बार ये भी सुन लीजिए कि जो लोग भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आप लोगों के लिए जो सामान्य हिंदी है, आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी की क्लासेस चलाई जा रही हैं, वो लोग भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल पे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब जो लोग भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपनी हिंदी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उस पर आप डेली क्लासेस देख सकते हैं और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देख रखा है। देखिए, सभी जो भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो सभी PYQ से ही आते हैं। तो हम यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस करा रहे हैं, आपके सभी क्वेश्चंस जो है वो आपके 2011 से लेकर 2024 तक अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सभी PYQs आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा दे रखा है 61 दे रखा है। खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। यहाँ पे क्या दे रखा है, खेल जो हम खेलते हैं। ठीक है, खेल जो हम खेलते हैं ये क्या है, एक टॉपिक है, प्रकरण है। इसके शिक्षण में शिक्षार्थियों का इसको पढ़ाने के लिए हम चाहते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारिता के लिए कौन सी शिक्षण युक्ति जो है वो अधिक प्रभावी होगी। तो कौन सी सबसे अधिक प्रभावी होगी, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। अब क्या करेंगे, हम चाहते हैं जो हमारा टॉपिक है खेल जो हम खेलते हैं, तो हम अपने जब सारे स्टूडेंट्स को कहाँ ले जाएंगे, खेल के मैदान में ले जाएंगे और वहाँ पर अलग अलग खेल खिलाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को, जो क्लास 3 के जो शिक्षार्थी थे उनको हमारे दोस्त पक्षी, तो उनको क्या है, एक टॉपिक है हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय जो नलिनी नीचे दिए गए पद्धतियों का प्रयोग करती है। जो नलिनी कौन है, वो टीचर है। वो किन किन यानी कि पद्धतियों का प्रयोग करती है, पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाती है। क्या दिखाती है, जो पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र होता है उसको दिखाती है। दूसरा क्या करती है, विभिन्न पद्धतियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन देना। फिर तीसरा करती है यहाँ पे शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने की विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है। तो यहाँ पे जो नलिनी जो बच्चों को पढ़ा, जो टॉपिक है हमारे दोस्त पक्षी, उनके बारे में अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ा रही है। तो ये किस तरीके से कर रही है, तो वो बहुबुद्धि वाले बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। क्योंकि सभी की बुद्धि एक सी नहीं होती, इसलिए वो अलग अलग तरीके से अलग अलग बच्चों को पढ़ा रही है। कुछ बच्चों को क्या कर रही है कि वो वृत्त चित्र दिखाकर समझा रही है। कभी वो अपने क्या करती है, अपने पास की जो मैदान है वहाँ पर पार्क में ले जाती है, वहाँ पर पक्षियों को दिखाती है। ठीक है, और कभी क्या कर रही है कि वो पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग कर रही है। तो वो क्या कर रही है, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को, जिसमें बहुबुद्धि अलग अलग, क्योंकि सभी शिक्षार्थियों में एक ही तरीके की बुद्धि नहीं होती है, अलग अलग बुद्धि होती है। तो बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को, उनकी जो भी नेसेसरी है उनको क्या कर रही है, नीड्स है उनको क्या कर रही है, पूरा कर रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है। कह रहे हैं कि वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में, कौन सा संरक्षण, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए कौन सा जो टॉपिक है, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। तो गुंजन जो है, जो उनकी टीचर है, वो अलग अलग क्रियाकलाप एक्टिविटीज़ का आयोजन करती है। क्या करती है, प्रत्येक शिक्षार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक वृक्ष को अपनाएं और उनकी देखभाल करें। तो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक शिक्षार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी क्या करें, केयर करें, देखभाल करें। दूसरा क्या है, वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। तीसरा क्या है, वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिता
प्रतियोगिता का आयोजन करना। और चौथा है यहाँ पे दे रखा है कि शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो कह रहे हैं कि इसमें से जो आयोजन है तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित आयोजन क्रियाकलाप का आयोजन करती है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि नीचे जो दिया रखा है, जो 4 जो तरीके के जो ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें जो है अब पूछा गया है वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सा सबसे कम प्रभावी होगा। तो सबसे कम प्रभावी जो है वो हमारा क्या है, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। तो ये कोई इतना उपयोगी नहीं है। बाकी आपके 3 जो है वो ज़्यादा उपयोगी हैं। प्रत्येक शिक्षार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उनकी देखभाल करें। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। तो कौन जो है कम प्रभावी है, तो कम प्रभावी ये है कि शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना, ये क्या है, एक कम प्रभावी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आंचल जो है वो क्या करे, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल करने वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है। तो जो आंचल है, आंचल कौन है, यहाँ पे टीचर है आंचल। तो वो अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में यानी कि ईवीएस की क्लास में क्या करती है, अक्सर ज़्यादातर गहन यानी बहुत ज़्यादा गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक यानी कि इमेजिन करने वाले प्रश्न पूछती है। तो उसके द्वारा इस प्रकार के जो प्रश्न कर रही है उसका उद्देश्य डैश सुधार करना है। तो उसका किस तरीके के उद्देश्य में सुधार करना है, तो किस में सुधार करना, चिंतन कौशलों में सुधार करना है। जब उसमें से इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो क्या करेगी, चिंतन करेगी, उसके बारे में सोचेगी, तो उसका जो विकास होगा तो चिंतन कौशलों का विकास होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है। यहाँ पे कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि ये समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद, कक्षा 5 के जो शिक्षार्थी हैं उनका जो पाठ है उसमें यदि ये समाप्त हो जाए, तो ये एक पाठ है, पाठ को पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है। सबसे पहले टीचर ने क्या किया, एक पाठ को पढ़ाया, ठीक है। यदि ये समाप्त हो जाए उसके बाद पाठ पढ़ाने के बाद शीला क्या कर रही, जो टॉपिक प्रकरण के बारे में शिक्षार्थी जो भी स्टूडेंट को पढ़ाया है कि उनको कितना समझ में आया, उनके स्तर यानी कि उनके लेवल को जानने के लिए एक परीक्षण यानी कि टेस्ट क्या करती है, प्रशासित करती है। उसे ये जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। जो उसने टॉपिक पढ़ाया, जो उसने पाठ पढ़ाया है उसमें से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट थे, जो ज़्यादा स्टूडेंट थे वो नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है, तो इसका जो प्रमुख कारण हो सकता है कि उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए जो प्रकरण था वो उसको समझ में नहीं आया। तो उसने क्या जो था, जब एक टीचर है, जैसे कि आप छोटे बच्चों को जैसे कि ABCD पूरी पढ़ा दी, ठीक है। अब आपने देखा कि बच्चों का टेस्ट लिया कि A to Z लिख के दिखाओ, तो बहुत सारे बच्चों ने A to Z नहीं लिख के दिखाया, बल्कि कुछ ही बच्चों ने A to Z लिख के दिखा दिया। तो क्या होगा, जो आपने, तो बच्चों को कभी गलत नहीं मानना है, इसलिए क्योंकि बच्चों की गलती नहीं कि अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तभी उन बच्चों को नहीं समझ में आया। तो यहाँ पे भी वही बात कही कि उसने जो प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति यानी कि सही मेथड का प्रयोग नहीं किया था, इसलिए जो था बहुत से लोगों को, बच्चों को नहीं समझ में आया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें जो कह रहे हैं कि जो EVS की पाठ्य पुस्तक है, जो कक्षा 5 की, तो उसमें क्या है, सर्वेक्षण और लेखन, जो सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो एक भाग का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका जो भाग का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। तो जो सर्वेक्षण और लेखन का जो उद्देश्य है वो क्या है, शिक्षार्थियों को मतलब उनको जो है अवसर देना, मतलब अपॉर्चुनिटी देना, अवसर देना कि वे चीज़ों को खोजें और उन्हें क्या करें, सीखें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है। कह रहे हैं कि EVS संक्षेपण डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो EVS को जो हम शॉर्ट फॉर्म में जो EVS बोलते हैं उसका प्रयुक्त अर्थ क्या होता है, तो इसका जो प्रयुक्त अर्थ होता है वो हमारा होता है एनवायरमेंटल स्टडीज़ होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है। देखिए आपकी पेडागोजी की भी क्लासेस लगेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 68 देख रहे हैं कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। तो दिल्ली के वो कहाँ पर है, तो उत्तर और दक्षिण में है। तो भारत के मानचित्र, अगर भारत के इंडिया का मैप देखेंगे तो उसमें दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है, दिल्ली के उत्तर और दक्षिण में।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है, कहने कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यानी कि कह रहे हैं कि जो हमारा ईवीएस है प्राथमिक स्तर पर जो ईवीएस का प्रमुख शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो ईवीएस का जो अध्ययन जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या नहीं है, शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। तो बच्चे को जब हम ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो उसमें ये नहीं है कि बच्चों पर हम कड़क अनुशासन करें, ठीक है, कड़क डिसिप्लिन तो बहुत ज़्यादा उनको अनुशासित करें। तो क्या करें, शिक्षक कक्ष में यानी कि क्लासरूम में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। तो ये जो है हमारे ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, कहने के कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है। कोई डॉक्टर है जो मरीज को क्या लिखता है, खाने के लिए दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ ज़रूर खाने का क्या देता है, सुझाव देता है। उसको दवाई भी लिखता है और क्या देता है, उनको सुझाव क्या देता है, साथ में आप क्या करें, गुड़ भी खाएं, आंवला भी खाएं और हरीदार पत्तेदार सब्जियां को ज़रूर खाने का सुझाव देता है। तो ये मरीज़ किस रोग से पीड़ित है, तो ये मरीज़ जो है वो किससे पीड़ित है, तो एनीमिया रोग से पीड़ित है, क्योंकि इसमें जो होता है खून की कमी हो जाती है जिससे जो होते हैं एनीमिया। जब डॉक्टर एक मरीज़ को खाने के लिए दवाइयाँ लिखता है तथा साथ ही इन चीज़ों को खाने लिखता है, तो ये मरीज़ जो होता है वो किससे पीड़ित होता है, तो अनीमिया रोग से पीड़ित है। तथा अनीमिया के लक्षण में क्या होता है, इसमें जो अनीमिया होता है इसमें क्या होता है, सिर दर्द रहना, किसी कार्य में मन ना लगना, थकान होना, तो ये सब क्या होता है, अनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है, कहने के निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिससे खाने पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। तो कौन कौन से दिए गए हैं, खाने पकाने के तरीके ढंग दे रखे हैं, तो कौन कौन से दिए गए हैं, सेक कर, हम खाने को क्या करते हैं, सेक कर भी खाते हैं, तल कर भी खाते हैं और भून कर भी खाते हैं। तो हम खाने को क्या कहते हैं, सेक कर भी खाते हैं, जैसे कि रोटी को सेकते हैं, तल कर चीज़ों को तल कर भी खाते हैं और कैसे खाते हैं, भून कर भी खाना खाते हैं। तो ये सभी तरीके हैं, खाना पकाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है। जो रेगिस्तानी ओक है, जैसे कि आपने रेगिस्तानी ओक, ये एक पेड़ का नाम है। क्या है, एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतरी चली जाती हैं। यानी कि जो रेगिस्तानी ओक है पेड़ है, तो ये एक पेड़ है, ठीक है, तो एक पेड़ है, इसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में, इसकी जो जड़ें हैं, जो जड़ें होती हैं वो इतनी ज़्यादा गहराई तक चली जाती हैं जब तक कि वो पानी तक ना पहुंच जाए। जहाँ पे पानी होता है तो वो वहाँ तक पहुँच जाती हैं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है। यानी कि अगर इसकी 30 गुनी होती है, यानी कि यहाँ पे इसकी ऊंचाई 1 है तो इसकी 30 गुनी जड़ें जो होती है, इसकी 30 गुनी 30 जो 30 गुना जो है नीचे जड़ें होती हैं। तो ये पेड़ कहाँ पाया जाता है, तो इस तरीके का जो पेड़ पाया जाता है वो हमारे कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तानी ओक पेड़ जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो हमारे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। तो माउंट एवरेस्ट है उसके बारे में सही कथन को हमें चुनना है। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन क्या है हमारा, ये नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। तो ये क्या है, माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ है, नेपाल का एक भाग है और इसकी जो चोटी की ऊंचाई है, जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, जो हाइट है, ऊंचाई वो कहते हैं 8900 मीटर है, 8900 मीटर है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 74 क्वेश्चन नंबर है, कांसा यानी कि ब्रांज दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं, जो कांसा है, कांसा दो धातुओं का मिश्रण है। तो ये किससे मिलकर बना है, तो ये हमारा जो बना है वो किससे मिलकर बना है, तांबा और टिन से मिलकर बना है। किससे बना है, तांबा और टिन से मिलकर बना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना, यानी कि हम जितना देखते हैं उससे 4 गुना वो दूरी को देख सकते हैं। तो ये पक्षी हमारे कौन से हैं, तो चील, बाज और कौन, गिद्ध है। तो चील है, बाज है और गिद्ध जो है ये हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी तक देख सकते हैं और अधिक तेज देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है, शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहते हैं। तो जो शालिनी है, जो टीचर है, तो वो कक्षा 5 के जो शिक्षार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनको क्या पढ़ाती है, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित यानी कि इंट्रोड्यूस कराना चाहती है। तो उन्हें क्या है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो उन्हें शिक्षार्थियों को कहना चाहिए, तो वो क्या कहेगी, शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफ़िन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है, यहाँ पे कहने कि जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद किस पर आधारित, जीव जंतुओं यानी कि
जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। तो क्या करती है, जीव जंतुओं पर आधारित पाठ पढ़ाने के बाद शीतल जो उनकी टीचर है वो क्लास 4th के स्टूडेंट के लिए क्या करती है, एक चिड़ियाघर के भ्रमण का क्या करती है, आयोजन करती है। तो ये डैश शिक्षार्थियों की मदद करे। तो इस अगर वो वहाँ पर जो पाठ पढ़ाया है फिर क्या है उसको वास्तविक रूप से दिखाने ले जा रही है, एक चिड़ियाघर का जू लेके जा रही है, तो वो किस शिक्षार्थियों को मदद करेगा। तो वो किस में मदद करेगा, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना। जो उन्होंने क्लासरूम में जो अधिगम प्राप्त किया है, जो कुछ सीखा है, जो कुछ मतलब उन्होंने सीखा है, तो उसको किससे जोड़ेगी, उनके वास्तविक जीवन से परिस्थितियों के साथ जोड़ेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है। यहाँ पे कह दिया गया, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूँ। क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि मैं गांव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है। तो उसने लिखा है अपने तो एक स्टूडेंट ने लिखा है मैं गांव से आया, कहाँ से आया हूँ, गाँव से आया हूँ, और गांव में क्या होती है, अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग कितने होते हैं, 10 से 12 फुट जो होते हैं, यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इसे मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो ये घर जो है वो हमारे कहाँ होते हैं, असम में होते हैं। कहाँ होते हैं, इस तरीके के जो असम में होते हैं। देखिए इस तरीके के डंडे होते हैं बांस के ऊपर, उनके घर बना होता है, उनके जो होते हैं वो घर बने होते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, वो असम में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, हमारे असम में पाए जाते हैं। तो असम में वर्षा जो होती है 200 सेंटीमीटर तक होती है, 200 सेंटीमीटर, जहाँ तथा मौसम हमेशा आर्द्रता भरा रहता है। हर वह मौसम जो होता है वहाँ का ख़राब रहता है, इसलिए यहाँ पर जो घर होते हैं वो बांसों के मजबूत खंभों के ऊपर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आंकलन का समुचित कार्य नहीं है। तो पर्यावरण यानी कि ईवीएस की कक्षा में रूपात्मक आंकलन, कौन सा आंकलन, रूपात्मक आंकलन का समुचित कार्य नहीं है। तो रूपात्मक आंकलन का समुचित कार्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो क्या है, जल प्रदूषण की कहानियों के बारे में चर्चा करना। तो ये क्या है, ये रूपात्मक आंकलन का समुचित कार्य नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। तो कौन सा जो है, तो कौन अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। तो उल्लू जो है वो क्या करता है, अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। आपने देखा होगा आपका जो यहाँ पे सर्किल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है, जिसमें वो 270 डिग्री कौन घुमा सकता है, उल्लू। तो उल्लू अपनी गर्दन को कितना घुमा सकता है, 260 डिग्री तक घुमा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए अगर उल्लू के बारे में कुछ आपको जानकारी नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से आ जाता है तो क्या है, ये एक विभिन्न पक्षी होता है, विचरित पक्षी, जिसे रात में क्या होता है, दिखाई देता है। उसे दिखाई तो दिन में भी देता है लेकिन इतना स्पष्ट नहीं देता। उल्लू को क्या रात में ज़्यादा साफ दिखाई देता है, रात में इसके कान बहुत संवेदनशील हो जाते हैं, और उल्लू जो होती है अपनी गर्दन सर्वाधिक 270 तक पीछे घुमा सकता है, डिग्री तक घुमा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 81। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, ये लिपि आधारित होती है। तो ब्रेल लिपि जो होती है, जो आधारित होती है, वो हमारे 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अगर ब्रेल लिपि के बारे में देखिए आपको डिटेल में पढ़ा देते हैं कि जो ब्रेल लिपि है वो नेत्रहीनों को पढ़ाने के लिए है। जो ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है जिनके पास जिनको सही दिखाई नहीं देता है, तो उनके लिए नेत्रहीनों को पढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वे इसे स्पर्श करके लिखने व पढ़ने का प्रयोग करते हैं। अब क्या, इस पे मोटे मोटे अक्षर होते हैं जिन्हें वो टच करके, हाथ से स्पर्श करके उनका अंदाज़ा लगा लेते हैं। जैसे कि छोटा आ है तो समझ गए, तो उसको फिर वो लिख भी लेंगे। जब उनको हाथ से उभरे भी इतने होते हैं कि वो अपने उभरे हाथों से स्पर्श करते हैं और पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रेल लिपि में मोटे कागज से उभरे हुए बिंदु होते हैं जो 6 बिंदुओं पर आधारित हुए। इसका जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। तो लुई ब्रेल ने किया था, इसलिए इसका नाम ब्रेल लिपि पड़ा, और इसका लुई ब्रेल ने किया था। इसे 12 बिंदुओं के स्थान पर 6 बिंदुओं का प्रयोग करके 64 अक्षरों और चिन्हों वाली लिपि बनाई, अतः ये 6 बिंदुओं पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे
टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं। क्या होता है, हमारे देश के कह रहे हैं कि हमारे देश जो हमारा इंडिया देश के नीचे दिए गए किस भाग में ऐसा कौन सा भाग है जहाँ खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है और उन्हें इनसे बने हुए खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो कहाँ के लोगों को अच्छा लगता है, तो ये कहाँ के लोगों को अच्छा लगता है, केरल के लोग अपने घर के आंगन में ही टैपियोका यानी कि साबूदाना और नारियल जैसे खानों की चीज़ों को उगाते हैं। जो टैपियोका है इसे बोलते हैं साबूदाना बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है। यहाँ पे कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है कि वो क्वेश्चन पुटअप करें कि ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, क्या के लिए हुआ। तो इस तरीके से जिज्ञासा जो है उनमें चाहते हैं जिज्ञासा को जागृत करने के लिए कौन सा प्रभावी तरीका हो सकता है। तो कौन सा हमारा जो प्रभावी तरीका है वो हमारा कौन सा होता है, गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है। कह रहे हैं कि हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को ये सुझाव देना चाहती है। जो हरप्रीत है टीचर है, तो वो क्या करती है, अपने जो शिक्षार्थी जो स्टूडेंट है उनको ये सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। तो जो पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार यानी किस तरीके से जो है एक व्यक्ति सबसे अच्छा संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है, उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। तो ये कैसा हो सकता है, सुझाव जो हो सकता है क्या है, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। तो हरप्रीत तो आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है। रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वो प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का अनुपालन करें। जो रश्मि टीचर है तो वो क्या बना रही हैं, एक प्रश्न पत्र यानी कि क्वेश्चन पेपर बना रही हैं। उनको बनाते समय निम्न चरणों, यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, उनको क्या करना है, पालन करना है। तो सबसे पहले प्रश्न लिखना, रूपरेखा यानी कि डिज़ाइन तैयार करना, फिर प्रश्न पत्र का संपादन करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो इनको हमें क्या है, सीरियल वाइज लगाना है। तो कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले तो ये 4 चीज़ें दे रखी हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूपरेखा को तैयार करेंगे। सबसे नंबर 1 पे एक रूपरेखा और डिज़ाइन को तैयार करना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा हमारा है ब्लूप्रिंट तैयार करना। क्या करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। फिर तीसरा जो है हमारा, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्न लिखना। फिर ब्लूप्रिंट तैयार कर लेंगे। फिर उसके बाद करेंगे तीसरा जो है वो हमारा क्या है, प्रश्न लिखना। और चौथा जो है वो हमारा है, चौथा जो है प्रश्न का संपादन, प्रश्न पत्र का क्या करना, संपादन करना। तो ये हमारा 4th आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो आया है, तो पहला आया है, क्या आया है हमारा, तो सबसे पहले जो हमारा आया तो वो क्या है, दूसरा। तो क्या है, दूसरा जो है वो क्या है हमारा, पहले नंबर पे आ गया। तो हमारा क्या, सबसे पहले जो दूसरा आएगा, ठीक है, ये दूसरा आएगा। फिर उसके बाद 4th आ जाएगा आपका, 4th आ जाएगा। तो 4th जो है हमारा क्या है, ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो हमारा आंसर क्या होगा, सबसे पहले देखिए इस तरीके से भी हम फिर से बताते हैं आपको। तो यहाँ पर क्या है हमारा, सबसे पहले तो अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है, तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो सबसे पहले जो हमारा है, तो सबसे पहले जो हम करेंगे यहाँ पे रूपरेखा यानी कि डिज़ाइन को तैयार करना। तो सेकंड आ गया, ठीक है, हमारा सेकंड आ गया। फिर हमारा क्या आएगा, 4th आ जाएगा। तो ये यहाँ पे सेकंड आ जाएगा। फिर उसके बाद 4th आ जाएगा, क्या होगा, ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा ये 1st पे आएगा, ये 2nd पे आएगा, और ये हमारा 3rd पे आएगा, और ये हमारा 4th पे आ जाएगा। तो हमारा आ जाएगा ए आंसर राइट होगा। फिर हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 86 है। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। तो हमें हाथियों के विषय में सही कथन की पहचान करना है। तो हाथियों के विषय में सही कथन की पहचान करना, यहाँ पे 4 कथन दे रखे हैं कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। तो ये बिल्कुल सही है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का जो भार होता है वो 2 क्विंटल लगभग होता है। तो ये बिल्कुल सही है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है।
हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। और क्या है, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत कम आराम करना पसंद करता है, तो ये भी रॉन्ग है। तो कौन सा सही, हाथियों के विषय में सही कथन बताना है, तो 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है, यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। आप लोग इमेजिन कीजिए कि 1 मंथ तक बिजली ना हो तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा। तो इस प्रश्न को पूछने का क्या उद्देश्य है, कैसे उद्देश्य से ये प्रश्न पूछा गया है। तो इससे क्या होगा, शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास होगा। तो इसमें जो है, इसमें बच्चे जो हैं, जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बच्चे जो हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा कल्पना करेंगे और चिंतन करेंगे। तो इससे जो है उनका क्या है, कल्पना और चिंतन कौशलों का क्या होगा, विकास होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है, कह रहे हैं कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है। तो जो है, तो हमारी जो अवधि है वो क्या होती है, अक्टूबर से दिसंबर। देखिए बार बार वही क्वेश्चन, इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये अभी पूछा गया है। तो जो है, मधुमक्खी पालन में बिहार भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। तो मधुमक्खी पालन करने के लिए बिहार जो है सबसे अग्रणी राज्य है। इससे पंजाब में सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है। बिहार में अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खी पालन के लिए अवधि सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है, कह रहे हैं कि कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 का प्रातः यानी कि सुबह 5:15 बजे, ठीक है, 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 बजे नागरकोइल स्टेशन पहुंचते हैं। तो रेलगाड़ी द्वारा चलाई गई दूरी 200, रेलगाड़ी द्वारा चलाई गई जो दूरी थी, रेलगाड़ी द्वारा दूरी चलाई गई थी वो 2649 किलोमीटर चलाई गई। तो इस रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर घंटा लगभग कितनी है, तो कितनी घंटा होगी। तो यहाँ पर इसकी चाल दूरी निकाली जाएगी। तो कुल दूरी यहाँ पे जो निकाली जाएगी, यहाँ पे जो है एक फॉर्मूला लगेगा। तो कुल दूरी निकालने का समय, तो यहाँ पे कुल दूरी निकाली जाएगी। तो कुल दूरी, तो जहाँ पे जो देखिए कुल लगने वाला समय, तो कुल लगने वाला जो समय था तो वो अलग अलग समय लगा। तो यहाँ पे कुल लगने वाला समय, तो रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी है औसत चाल जो है, तो यहाँ पे रेलगाड़ी की जो औसत चाल है, तो हमें औसत चाल को निकालना है। तो कितनी आ जाएगी हमारी, 56। तो 56 किलोमीटर घंटा चली। तो 1 घंटे में 56 किलोमीटर चली। कितनी चली, 1 घंटे में 56 किलोमीटर चली। वीडियो में। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि खेजड़ी वृक्ष, जो खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। तो क्या है, ये वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। दूसरा दे रखा है यहाँ पे, इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। ये छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ये अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो इसमें से क्या क्या सही है, तो इसमें से जो हमारा सही है तो वो क्या है, ये जो वृक्ष है मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा भी सही है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। जो खेजड़ी वृक्ष है इसे अधिक जल की आवश्यकता भी नहीं होती। और तीसरा क्या है, ये छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो जो ऑप्शन होगा वो हमारा डी आंसर ऑप्शन ठीक होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।